जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हम लोगों ने साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, उसका थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया है और फाइनली हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी इससे चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के 2 नंबर में 5 नंबर में, वो सारा इसमें कवर किया गया है। इससे बाहर आप लोग को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फाइनली हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है मानसिक उम्र के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। मानसिक उम्र के संप्रत्यय की व्याख्या करना है यहाँ पे। तो थ्योरी पोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानसिक उम्र का संप्रत्यय सबसे पहले देने का जो कार्य किया था वो थे अल्फ्रेड बी ने और उनका सहयोगी साइमन। ओके, अल्फ्रेड बी ने और उनके सहयोगी साइमन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, तो मानसिक उम्र के संप्रत्यय का एक तरह से विकास किया था। तो मानसिक उम्र के संप्रत्यय को अल्फ्रेड बी ने तथा साइमन ने 1908 में विकसित किया था। ठीक है, 1908 में ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या विकसित किया था, तो मानसिक उम्र के संप्रत्यय को। मानसिक उम्र का संप्रत्यय क्या होता है बाबू, तो मानसिक उम्र का संप्रत्यय का मतलब होता है कि यदि कोई बच्चा 10 साल का है तो हो सकता है मे बी उसका मानसिक उम्र हो वो 12 साल के बच्चों जैसा हो, 15 साल के बच्चों जैसा हो, या 8 साल के बच्चों जैसा हो, या उससे कम उम्र के बच्चों जैसा हो। यानी कहने का सीधा मतलब है किसी व्यक्ति का शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र हमेशा सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट इसमें देखने को मिलेगा। उसको उसी को ही कहते हैं मानसिक उम्र के संप्रत्यय। ठीक है, इसको किसने विकसित करने का कार्य किया था, तो अल्फ्रेड बी ने और साइमन ने। उन्होंने यह बताया था कि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और समझ उसकी वास्तविक उम्र से अधिक या कम हो सकती है और यह उसकी बौद्धिक क्षमता, सीखने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, उसका उम्र मान लो 15 साल है, हो सकता है उसके अंदर बुद्धि की जो क्षमता है 15 साल से अधिक उम्र की क्षमता है, तो वो जल्दी किसी समस्या का समाधान कर लेगा। कोई चीज सीखना हो, लिखना पढ़ना हो तो जल्दी कर लेगा। तो वही है मानसिक उम्र का संप्रत्यय। ओके, आगे की क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय पर टिप्पणी लिखना है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, बुद्धि लब्धि, हर व्यक्ति का बुद्धि लब्धि निकालने का एक फार्मूला विकसित किया गया था। ठीक है, उसकी शुरुआत से हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय पर टिप्पणी लिखना है। तो देखो 1905 में अल्फ्रेड बीने ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करना चाहते थे। सबसे पहले बुद्धि पे शोध कार्य करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो कौन थे, तो थे अल्फ्रेड बीने। उन्होंने 1905 में क्या करते हैं, तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने देखा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता, जो बच्चों की बौद्धिक क्षमता है वो उनकी वास्तविक उम्र से, बच्चों की बौद्धिक क्षमता उनकी वास्तविक उम्र से अलग हो सकती है और उन्होंने इसे मापने के लिए एक तरीका विकसित करने का प्रयास किया। ठीक है, एक तरीका विकसित करना चाहा, लेकिन तदुपरांत एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम स्टर्न। उन्होंने बीने के बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को विकसित किया। हालांकि बीने ने प्रयास किया लेकिन उन्होंने बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है आईक्यू का वो नहीं दिया था। वो देने का कार्य किसने किया था, तो विलियम स्टर्न ने किया था। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का क्या फार्मूला है, तो यहाँ वास्तविक, जैसे बुद्धि लब्धि इक्वल टू वास्तविक उम्र ऊपर रहेगा। वास्तविक उम्र का मतलब जितना उसका मानसिक उम्र ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक आयु। ठीक है, यहाँ आयु थोड़ा छूटा हुआ है, आयु, कालानुक्रमिक आयु। ऊपर क्या रहेगा, तो मानसिक आयु, मतलब उसका मानसिक विकास कितने उम्र का हो चुका है, और नीचे उसका वास्तविक उम्र। मान लो कोई बच्चा 15 साल का है तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 15 लिख देंगे, और उसका मानसिक आयु कितना है, तो 20 वर्ष के बच्चों जैसा है। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, तो ऐसे निकल जाएगा बुद्धि लब्धि। अब देखो कटेगा 15 से 3 4 क्या हो जाएगा, तो यानी कि उसका बुद्धि लब्धि लगभग 133
है, ठीक है, 137 बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। किसी व्यक्ति का उम्र यदि 15 साल है, उसका मानसिक आयु 20 साल है, तो उसका बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा? 133, ठीक है, 133 हो जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है बुद्धि लब्धि। फिर से देख लो, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका उम्र कितना है, उम्र मान लो किसी व्यक्ति का उम्र मान लो कि 20 साल है, वास्तविक उम्र 20 साल है, ठीक है, और उसका मानसिक उम्र है वो या 25 साल है, ठीक है, उसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 5, 4 और ये 25, 25 बचे 125। उसका आईक्यू लेवल कितना है? 125 है, यानी कि यू अपने उम्र से अधिक बुद्धि रखता है। वैसे ही किसी बच्चे का हो सकता है उम्र 20 वर्ष हो और उसका मानसिक आयु कितना हो? 15 हो, ठीक है, 15। तो इसको निकाल लेते हैं, ये 3 है, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 25 बार में 25 से कटेगा, ठीक है, तो 25 3 75, यानी कि इसका आईक्यू लेवल कितना होगा? 75 होगा। ओके, तो ऐसे ही निकाला जाता है क्या? आईक्यू लेवल। इसका फार्मूला क्या होता है? तो आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु, मतलब उसके दिमाग की आयु, मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु भी रह सकता है और कालानुक्रमिक आयु भी रह सकता है। तो वास्तविक आयु ही हम लिखते हैं, वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसी पे निकाले हैं, इसी फार्मूला पे उसका आईक्यू लेवल निकाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग बुद्धि क्या है। यहाँ क्या पूछ रहा है? तो बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि से तात्पर्य पर्यावरण को समझने, जितना अधिक कोई व्यक्ति पर्यावरण को समझता है, मानो कि उसकी बुद्धि उतना ही अधिक होती है। जितना करीब नेचर से जुड़ के रहता है ना व्यक्ति, उसकी बुद्धि लेवल, आईक्यू लेवल उतना ही ज्यादा रहती है। तो बुद्धि से तात्पर्य पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, यानी सही तरीके से सही दिशा में चिंतन करने, सोच विचार करना। ओके, तथा किसी चुनौती का सामना होने पे, कोई समस्या उसके सामने आ जाता है तो उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। ठीक है, व्यापक क्षमता से। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके सामने अचानक कोई समस्या आ गई, तो वो अपने बुद्धि के आधार पे उसके पास उस समस्या से निपटने के लिए जो भी संसाधन है, उसका कितना उचित तरीके से, सही तरीके से प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करता है, वो डिपेंड करता है उसके आईक्यू लेवल पे, यानी कि उसके बुद्धि पे। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वैयक्तिक भिन्नता क्या है? वैयक्तिक भिन्नता क्या है, यानी व्यक्तिक भिन्नता, यानी प्रत्येक व्यक्ति में जो भिन्नताएं होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? तो विभिन्न प्रकृति का एक निर्विवाद सत्य है। विभिन्नता प्रकृति का एक निर्विवाद सत्य है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर चीज में, हर लोग में, हर व्यक्ति में विभिन्नता होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद देखोगे कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति का एक साथ खड़ा कर दो, या तो उसका मानसिक लेवल में भिन्नता देखने को मिल जाएगी या शारीरिक लेवल में भिन्नता देखने के लिए मिल जाएगी। कोई व्यक्ति गोरा होता है, काला होता है, नाटा होता है, लंबा होता है या मोटा, मतलब किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति से भिन्न नहीं होता है। अगर मान लो शारीरिक तौर पे 100% मैच भी कर गया, तो मानसिक तौर पे भिन्न जरूर होगा। उसका सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता, इन सब में भिन्नता जरूर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य तौर पे दो ही प्रकार से भिन्नता देखा जाता है, एक तो शारीरिक भिन्नता और एक मानसिक भिन्नता। ओके, तो शारीरिक भिन्नता में क्या देखते हैं? तो लंबा, नाटा, गोरा, काला, मोटा, पतला, इस सब में भिन्नता देखने को मिलती है। शरीर का बनावट, इन सब में भिन्नता देखने को मिलती है। वहीं मानसिक जो भिन्नता होती है उसमें बुद्धि का लेवल होता है, सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने, इन सब में भिन्नता देखने को मिलती है। आज तो देखते हैं विभिन्नता प्रकृति का एक निर्विवाद सत्य है। वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व गुण एवं क्रियाओं में अंतर से है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक तथा मानसिक गुणों में भिन्न होता है। ओके, दो तौर पे व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, या तो शारीरिक तौर पे भिन्न होगा या मानसिक तौर पे भिन्न होगा।
आगे की बात करते हैं तो संवेगिक बुद्धि का क्या अर्थ है? इमोशनल बुद्धि, इमोशनल बुद्धि की बात यहाँ कर रहा है। तो संवेगिक बुद्धि, देखो किसी इंसान की सफलता में, किसी कोई कार्य करने में उसका 80% जो बुद्धि काम करता है उस संवेगिक बुद्धि होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मतलब इमोशंस में आके कुछ कार्य करना स्टार्ट करता है ना, 80% योगदान होती है उसकी सफलता की। तो देखते हैं संवेगिक बुद्धि का अर्थ बताना है यहाँ पे। तो सैलो तथा मेयर के अनुसार, दो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार हमें बात करना है इस पे। तो देखो, अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करना, अपने इमोशंस का और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस का परिवीक्षण करना, यानी आंकने की बात कर रहा है, आंकना, अंदाजा लगाना। ठीक है, उसके उपरांत तथा उसमें विभेदन करने की क्षमता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों में निर्देशित करने की योग्यता है संवेगिक बुद्धि। कहने का सीधा मतलब है, पहले आप अपने संवेगों को समझते हैं, फिर दूसरे के संवेगों को समझते हैं, फिर उन दोनों में अंतर करते हैं। अंतर करने के बाद एक सही दिशा में उस व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की बात हो, कोई मतलब एक तरह से उसके संवेग को समझने की बात हो, उस आधार पर निष्कर्ष निकालना ही एक तरह से संवेगिक बुद्धि का कार्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। सृजनात्मकता को समझाइए, सृजनात्मकता को समझाना है यहाँ। सृजनात्मकता क्या होता है? तो देखो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता नए चीजों का आविष्कार करना एक तरह से सृजनात्मकता है। मान लो आपके पास एक मुट्ठी धान है, आप गए खेत में बो दिए, वो धान 6 महीना साल भर के बाद एक बोरी निकल के आता है, तो यानी कि आपने उसका सर्जन किया है। ओके, यदि आप एक मुट्ठा धान बोते हैं, उतना ही उसमें से पैदावार होता है, तो आपने कोई सर्जन नहीं किया। ठीक है, या आपके सामने कोई समस्या आ जाए, उस समस्या से निपटने के लिए आप कोई नया तरीका अपनाते हैं, नया समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, तो एक तरह से क्या है? सृजनात्मकता है। ओके, तो देखते हैं, किसी भी घटना या समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ नया रचना करना, यहाँ क्या कह रहा है? कुछ नया रचना करना। ओके, या आविष्कार करना या पुनर्सृजित करना ही क्या है? तो सृजनात्मकता कहलाती है। ये लैंग्वेज लिखोगे ना तो आपका एग्जामिनर 100 में 100 नंबर देगा। ओके, 100 में 100 नंबर देगा। अब बात करते हैं, यह एक क्या है? तो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है सृजनात्मकता। हालांकि बुद्धि पे ही डिपेंड करता है, और बुद्धि क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। ओके, ऐसे व्यक्तियों की जो IQ लेवल होता है 200 से अधिक होता है। ठीक है, जो व्यक्ति सृजनात्मकता क्वालिटी के होते हैं, जिनके अंदर सृजनात्मकता गुण होता है, उनका IQ लेवल क्या होता है? 200 से अधिक होता है, जिनमें सृजनात्मकता की क्षमता होती है। अब देखो, सृजनात्मकता परीक्षण का निर्माण करने में गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं, टोरेंस हैं और वाकर मेहंदी हैं, इनका नाम प्रमुख आता है। यानी कि सृजनात्मकता परीक्षण में इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। ठीक है, इन तीनों लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। इसके अलावा भी और सारे मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पे अपनी एक तरह से कहेंगे ना फेमस नाम है, इसलिए ये नाम देना जरूरी है यहाँ पे। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अभिरुचि क्या? अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है? तो इंटरेस्ट समझ लो क्या होता है कि मान लो आपने क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट चुना, 5 सब्जेक्ट में कोई 1 या 2 सब्जेक्ट होगा जिसमें आपकी अभिरुचि कुछ ज्यादा हो, तो आप क्या कीजिएगा? बार बार उसी को पढ़िएगा, उसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर कम ध्यान दीजिएगा, उस पर कम फोकस कीजिएगा, तो वही तो इंटरेस्ट है, वही इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि अभिरुचि है। तो अभिरुचि की देख लेते हैं। अभिरुचि क्या है? अभिरुचि क्या है? तो अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, ब्याज जिसको कहते हैं, इंटरेस्ट वो नहीं, ये क्या है? इंटरेस्ट यानी रुचि लेने वाला इंटरेस्ट। तो इसका अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी क्रिया करने के लिए रहता है, लेकिन बहुत सारे क्रियाओं में किसी एक या एक से अधिक क्रियाओं में अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखता है, हमेशा उसी में बिजी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस कार्य में, उस क्रिया में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है।
ठीक है, तो वही है इंटरेस्ट। अब देखो, अभिरुचि का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण से पता चलता है या उससे सहायता मिलती है, जो जीवन में संतुष्टि के साथ साथ निष्पादन में उत्तम कार्य करता है। यानी देखो इंटरेस्ट का पता हमें कैसे चलता है, हमारे सामने 2-4 विकल्प हैं। मान लो आपने एग्जाम दे दिया, पढ़ाई लिखाई समाप्त कर लिया, ठीक है, अब सोच रहे हैं हम बिजनेस करें या अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ करें, तो आपके सामने 3-4 विकल्प है और उन 3-4 विकल्पों में आप उसी को चूज कीजिएगा जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको चूज कीजिएगा तो उसमें आपको सफल होने का ज्यादा चांस रहेगा। ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज्यादा एक तरह से रुचि के साथ काम कीजिएगा तो कार्य भी एक तरह से सफल होगा। ओके, तो यही है इंटरेस्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं, अभिक्षमता को स्पष्ट कीजिए। अभिक्षमता को यहाँ क्या करना है, स्पष्ट करना है, यानी कि व्याख्या करना है। ओके ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अभिक्षमता को क्या करना है बाबू, स्पष्ट करना है, यानी कि व्याख्या करना। अभिक्षमता, देखो अभिक्षमता क्या होती है, हमारे अंदर निहित जो क्षमताएं होती हैं जिसके आधार पे हम कोई कार्य करते हैं उसी को अभिक्षमता कहते हैं। मान लो आपके साथ 10 लोग इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी क्षमताएं तो नहीं है कि 24 घंटा में 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना, उसी को तो अभिक्षमता कहते हैं। मान लो आपकी अभिक्षमताओं को, कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपकी अभिक्षमताओं को देखता है कि आपके अंदर वो अभिक्षमता है कि नहीं। भले वो कार्य करने में आप सक्षम है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर अभिक्षमता है तो कुछ दिन तक यदि आपको ट्रेनिंग दिया जाए तो उस ट्रेनिंग के आधार पे वो कार्य आप बढ़िया से निष्पादित कर पाइएगा, ठीक है, यदि आपके अंदर अभिक्षमता है तो। ठीक है, तो देखते हैं अभिक्षमता को स्पष्ट करना है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है, यानी कि कोई कौशल अर्जित करना है किसी को तो कितना संभावना है कि वो उसको अर्जित कर पाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी अभिक्षमता पे। ओके अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जा सकता है। ओके, अभिक्षमता का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है, तो पूर्व कथन करने में किया जा सकता है कि मान लो आपने एक पूर्व कथन कर दिया अपने आप से या घर से वादा कर दिया कि हमको इंटरमीडिएट में 500 में 450 लाना है, तब आपकी अभिक्षमता पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितना बाध्य हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी अभिक्षमता पे। ओके, तो ये क्या निर्धारित करता है, तो अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जा सकता है, यानी आप पूर्व कथन करते हैं और उसको कितना पूरा कर पाते हैं वो परीक्षण करने में किया जा सकता है। यानी कि आपके अंदर अभिक्षमता है तो आप अच्छे से निष्पादित कर पाइएगा, आपके अंदर अभिक्षमता कम है तो आप अच्छे से निष्पादित इसको नहीं कर पाइएगा, अपने वचन पे खरा नहीं उतर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे अब क्या देखना है बाबू, तो व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। क्या, तो व्यक्तित्व क्या होता है, तो पर्सनालिटी बोलने, बात करने, पहनने, चलने, व्यवहार करने, ये सारा तो दर्शाता है आपके पर्सनालिटी को। ओके, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, इसका अर्थ है व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न करता है। यानी कि जो पर्सनालिटी होती है वो आपके अंदर अस्थायी तौर पे मौजूद होती है, जो अन्य व्यक्तियों से आपको भिन्न बनाती है। आपकी पर्सनालिटी ही अन्य व्यक्तियों से आपको भिन्न बनाने का कार्य करती है। ओके, ये आपके अंदर अस्थायी तौर पे मौजूद होती है, बचपन से ही मौजूद होती है। ओके, देखो इसके बारे में दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे विकसित होता है, कैसे इसका विकास होता है पर्सनालिटी का। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब देख लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझ लो कि व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र। ओके, प्रभावी तरीके से किसी बात करने, मान लो 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो किसी से आप प्रभावी ढंग से बात कर रहे हैं या विनम्र होकर बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है किसके पर्सनालिटी पे। व्यक्ति जावक है या विनिवर्तित है, जिसका मतलब क्या होगा कि मान लो कोई व्यक्ति
एक लक्ष्य निर्धारित किया, उसके तरफ एकदम जाने के लिए तत्पर है या कुछ दूर चल के कहीं दूसरे तरफ मुड़ जाता है। तो जो सीधा चलेगा वो जावक, और जो मुड़ गया वो विनिवर्तित। ठीक है, अपने लक्ष्य से मुड़ जाता है वो विनिवर्तित होता है, यानी कि लक्ष्य से भटक जाना, एक तरह से विनिवर्तित। तो ये उसके किस पे डिपेंड करता है, उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो एक और एग्जांपल, संवेगता स्थिर है या तूतक मिजाज का, यानी उसका इमोशन स्थिर रखता है अपना इमोशन, या तनिके में एकदम ऊंच नीच हो जाता है, नहीं होता, गुस्से में आ जाना, ठकफूल हो जाना, ऐसे उस टाइप का भी एक तरह से वो भी आपके पर्सनालिटी को ही दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है। ओके, आदि का प्रयास मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र, जावक है या विनिवर्तित, संवेगता स्थिर है या तूतक मिजाज आदि का प्रयास मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। अब देख लो, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो संस्कृति का सीधा मतलब है कि हम जिस कल्चर में रहते हैं उसी के अनुसार हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे रहने खाने पीने चलने उठने बैठने इन सब का विकास होता है, वही तो है संस्कृति। ओके, तो रूसी वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था वाइगोट्स्की, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ है, सामाजिक संदर्भ यानी प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझता है। ओके, यानी कि अपने संस्कृति में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति पहले रहता है, वहीं विकसित होता है, और संस्कृति के आधार पे ही उसके बुद्धि का, उसके शारीरिक ढांचा का भी एक तरह से विकास होता है। ठीक है, और अपने आसपास का जो माहौल होता है, जगत होता है, उसको समझता है। ठीक है, अभी एक मान लो कोई इंसान है 20 या 25 साल तक किसी एक संस्कृति में बढ़िया से जीवन यापन किया, उसके बाद उसको अचानक दूसरे संस्कृति में परिवर्तित कर दिया, चला जाए वहाँ रहेगा, तो वहाँ की संस्कृति वगैरह में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगी, बहुत सारा परिवर्तन उसको देखने को मिलेगा। तो फिर से उसका विकास धीरे 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 अलग तरीके से होना शुरू होगा, यानी पूर्व संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ होगा और न्यू संस्कृति को वो अपनाना प्रारंभ करेगा। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो बुद्धि के पास मॉडल या सिद्धांत का वर्णन करना है। बुद्धि के पास मॉडल, ठीक है, ये 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है, लेकिन हम जो अभी बता रहे हैं वो 5 नंबर में आप लोग का बता रहे हैं। यहाँ से अगर 2 नंबर में भी पूछेगा तो यहीं से आप लोग का हो जाएगा। बुद्धि का पास मॉडल, पास मॉडल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग होता है PASS, पी से क्या होता है, प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बारे में जानेंगे। ए से क्या होगा, अटेंशन के बारे में, तो सावधानी, ठीक है, प्रबोधन जिसको बोलते हैं ओ। और उसके बाद सक्सेसिव एंड सिमुल्टेशन, इन 4 टॉपिक को कवर करना है हमें इसमें। तो देख लो, जो बुद्धि का पास मॉडल था ना, इसे 3 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था, 3 व्यक्तियों ने बुद्धि का पास मॉडल दिया था। कब दिया था, तो 1994 में दिया था। तो देखो कौन कौन से थे। तो बुद्धि के पास मॉडल का विकास किसने किया था, जेपी दास ने किया था, जेपी दास और नागलेरी, जैक नागलेरी, और एक व्यक्ति थे किर्बी, इन्होंने ही 1994 में इसका विकास किया था। ओके, आगे देखते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित 3 तंत्रिकीय तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। यहाँ क्या कर रहा है, इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं यानी बुद्धि से जो हम कार्य करते हैं, क्रियाएं करती हैं, वो किस पे आश्रित होती है, तो 3 तंत्रिका तंत्र, यानी दिमाग में 3 गो तंत्रिका तंत्र जो एक दूसरे पे क्या है, अन्यानुश्रित है। अन्यानुश्रित का मतलब एक दूसरे पे आश्रित होना, यानी हमारे दिमाग में 3 गो बुद्धि है, 3 गो तंत्रिका तंत्र है जो एक दूसरे पे आश्रित है, और वही 3 गो मिल के कार्य को संपादित करती है। ठीक है, हमारे क्रियाओं को संपादित करती है। आगे देखते हैं, एक होता है भाव प्रबोधन या अवधान। यहाँ पहले क्या होना चाहिए, प्लानिंग, पी से प्लानिंग, तो लास्ट में चला गया, ठीक है, उसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। प्लानिंग, यहाँ है प्लानिंग, इसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। पास मॉडल में हम लोगों ने पहले क्या देखा था, PASS, इसमें P वाला वर्ड क्या है, तो प्लानिंग है, यानी कि योजना।
योजना, प्लानिंग का मतलब योजना। कोई हम कार्य करना चाह रहे हैं या कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद हम उस पर अटेंशन, ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। मान लो हमने प्लानिंग किया कोई कार्य करने के लिए, बाई चांस कुछ दिन करने के बाद सफल नहीं हुआ, उसमें अटेंशन, ध्यान आकर्षित करेंगे, या उसको फिर से हम लोग नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जो सिमुल्टेशन, उसके बाद सिमुल्टेशन कहलाता है, उसके बाद हमें जरूर सफलता मिलेगी, यानी कि सक्सेस। ठीक है, तो देखते हैं, पहले योजना देखते हैं। किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम उसके प्राप्ति हेतु संभावित विकल्पों को तैयार करते हैं, तत्पश्चात योजना सक्रिय हो जाती है। ओके, मान लो हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य ध्यान में रख के क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ विकल्प तैयार करते हैं, ठीक है, और तत्पश्चात उस योजना को सक्रिय कर देते हैं, वो योजना चालू हो जाती है। परिणाम फलदायक नहीं होने पर क्या होता है, तो मांग या स्थिति के अनुसार उसमें हम पुनः संशोधन करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग, एक तो कार्य, कोई कार्य करने के लिए हम जो योजना बना रहे हैं वो भी प्लानिंग हो गया। कार्य करने के लिए कोई, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने प्लानिंग बना दिया, उसके बाद उसको सक्रिय कर दिया, ठीक है, वो किसके तहत आ जाएगा, प्लानिंग के तहत। फिर से अगर वो सफल नहीं हुआ तो हम उसमें कुछ संशोधन करेंगे, वो भी तो एक तरह से प्लानिंग है। अगर सफल नहीं हुए तो फिर से तो एक नया प्लान बनाएंगे, तो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब प्लानिंग के बाद क्या हो जाएगा, तो अटेंशन, यानी कि अटेंशन यानी कि भाव प्रबोधन, यानी ध्यान देना किसी चीज पे, सीधा शब्द में बोले तो। ओके, यह हमारे व्यवहार के मूल में है, क्योंकि यह किसी उद्दीपन की ओर ध्यान आकर्षित करता है, यानी कि ये हमारे व्यवहार में मौजूद है, मूल प्रवृत्ति में ही है। जरूरत पड़ने पे ये अचानक उसके तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर देता है। जैसे मान लो अभी आप लापरवाही से पढ़ रहे हो, खूब लापरवाही से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आपके सामने एग्जाम आ जाएगा ना, तो आप उस पर क्या कीजिए, अटेंशन, फोकस करिएगा पूरा शानदार तरीके से, है कि नहीं। तो वही है अटेंशन। तो यह हमारे व्यवहार के मूल में होता है, क्योंकि यह किसी उद्दीपन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। उद्दीपन की ओर, कोई उद्दीपन का मतलब कोई घटना ही हो गया, कोई मतलब तत्कालिक दिमाग में क्रियाएं चलती हैं, उसी को उद्दीपन करते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ शांति से खूब बढ़िया से बैठे हुए हैं, गाना सुन रहे हैं, अचानक उधर हल्ला गुल्ला होने लगे, तो हमारा क्या हुआ, उद्दीपन क्रिया उसके तरफ फोकस कर देगी, हम वहाँ टेंशन होकर देखने लगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब, ठीक है। उदाहरण के लिए इसको देख लेते हैं कि जब आपके अध्यापक कहते हैं कि अमुक दिन, किसी एक दिन आप सभी का परीक्षा ली जाएगी, तो आप क्या कहते हैं, आपका भाव प्रबोधन बढ़ जाता है, यानी आपका टेंशन बढ़ जाता है, और आप विशेष अध्यायों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। तो विशेष अध्याय होता है जिसमें टेस्ट लेना रहता है, उस पर आप ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, वही तो है अटेंशन। अब देख लो, अब देख लेते हैं सहकालिक एवं अनुक्रमणीय प्रक्रमण, यानी कि सिमुल्टेनस एंड सक्सेसिव। ओके, तो अपने आसपास की स्थिति को समझकर उन सूचनाओं का अनुक्रमिक प्रक्रमण से कर सकते हैं। यहाँ सीधा करने के कहने का मतलब है कि आप अपने आसपास के स्थिति को समझकर या समस्या को समझकर उसको समाधान करने के लिए क्रमवाइज तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। कि कोई समस्या आ गया तो आप सोचिएगा कि उस समस्या के समाधान के लिए पहले क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, वही होता है सिमुल्टेनियस। तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये दोनों एक साथ चलता है, ठीक है, सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव एक साथ चलता है। चलो आगे देखते हैं इसी में का। तो देखो, जो अनुक्रमणीय प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचनाओं को एक के बाद एक ये नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखना होता है, एक के बाद एक याद रखना होता है। जैसे क्या होता है, गिनती सीखना, गिनती क्या होता है, पहले 1 2 3 4 5 ऐसे, वही होता है सिमुल्टेनियस। वैसे ही वर्णमाला होता है, A
बी सी डी ई, यही होता है ना। यही तो सिखाता है कि कोई समस्या आने पे उसको एक क्रमवार तरीके से कैसे समाधान किया जा सकता है। ओके, अब योजना तो पढ़िए लिए, तो ये हो गया। अब इसके आगे जो आएगा इसमें और भी है, जैसे देख लो। नहीं, अब ये खत्म हो गया, ठीक है, यही है पास मॉडल का मतलब यही है। प्लानिंग के बारे में पहले पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, अटेंशन, फिर सिमुल्टेशन एंड सक्सेसिव, ठीक है, यही है पास मॉडल। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या, तो गार्डनर द्वारा जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में। ओके 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 ओके, ये आप लोग अच्छे से क्या तो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% है कि बनना ही बनना है। ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा, सब्जेक्टिव में भी बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, सॉरी इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। क्या, तो गार्डनर के द्वारा पहचान की गई बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करना है यहाँ पे। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि जो 8 प्रकार के बुद्धि हर एक इंसान में पाई जाती है, और हर एक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है, और जब कोई समस्या आ जाए या कोई कार्य का निष्पादन करना हो तो 8 एक दूसरे का हेल्प करती हैं, 8 मिलके उस समस्या का समाधान करती हैं, या कोई कार्य रहता है तो उस कार्य को पूरा करती हैं, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था बाबू, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। तो वही तो बताया, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि है, ठीक है। और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, अभी बताए हैं। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। यानी कि कोई समस्या आ जाता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की 8 बुद्धियां हैं वो एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं और एक दूसरे से इसके साथ मिलकर कार्य करती हैं। ओके, अब देखो, अध्ययन के आधार पर गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धियों का वर्णन किया है। आगे जाओगे तो यही 9 प्रकार का मिलेगा, एक और प्रकार का बुद्धि इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में 8 ही प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है, हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं वो 8 प्रकार के बुद्धि कौन है। एक हो जाता है क्या, ये भाषागत, एक होता है भाषागत बुद्धि। किसी व्यक्ति के अंदर भाषागत बुद्धि, देखो ये जो 8 प्रकार की बुद्धि बता रहे हैं ना, ये हर व्यक्ति में मौजूद होता है। अब डिपेंड करता है किसमें कितना अधिक है और किसमें कितना कम है ये 8 प्रकार की बुद्धि। तो देखो, जिसमें भाषागत बुद्धि अधिक होती है वो क्या होता है, शब्द कौशल होता है, अपने विचारों को किसी के सामने बढ़िया तरीके से प्रकट कर पाता है। अभी हमारे पास मान लो बुद्धि है तो हम आपको बढ़िया तरीके से समझा पाएंगे, विचार को प्रकट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो वही दिक्कतें होंगी, नहीं समझा पाएंगे, है ना। यानी कि भाषागत बुद्धि अगर हमारे पास नहीं है, ज्यादा कम है, हम बढ़िया से अपनी बातों को आपके सामने नहीं रख पाएंगे, इससे आपको समझ में नहीं आएगी। अगर बुद्धि है भाषागत हमारे पास, हम सही भाषा में आपके सामने अपनी बातों को रख पाएंगे, यानी प्रकट कर पाएंगे। ओके, देखो कवि जो होता है, गायक होता है ना, उनके पास ये बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता है, प्रवाह तथा नम्यता है, साथ ही भाषा को उपयोग करने की क्षमता है, भाषा को उपयोग करने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वे क्या होते हैं, शब्द कुशल होते हैं, यानी बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे लेखक हो गया और कवि हो गया, इनके पास ये बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। अब आते हैं तार्किक गणितीय, तार्किक, ओके, तार्किक गणितीय यानी लॉजिकल मैथमेटिकल। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, यानी कि जिसके पास ये लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि होता है वो तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं,
कोई बात आ जाए, कोई टॉपिक उसके सामने आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे, उनके सामने बहुत सारा प्रश्न आने लगेगा। मान लो कोई बच्चा आपके घर में है, कोई चीज देख लेता है तो उसके बारे में आपसे बहुत सारा सवाल करना शुरू हो जाएगा, इतना करेगा कि आप खुद परेशान होके उसको डांट दीजिएगा या साइड कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास ये वाला बुद्धि अधिक मात्रा में विकसित हो रहा है। तो कभी भी आपके घर में अगर कोई बच्चा है, कोई बालक है, आपसे बहुत अधिक क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चन का जवाब बड़े प्यार से दीजिए। भले आपको अगर नहीं पता है क्वेश्चन का जवाब, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई अलग जवाब दे दीजिए, लेकिन उसको डांटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर डांटिएगा तो बच्चा का बुद्धि का ये वाला विकास नहीं होगा या कम मात्रा में होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, सोचेगा कि हम क्वेश्चन करते हैं कि ये हमको डांटते हैं या हम पे नाराज होते हैं या मारते हैं, तो फिर उस बुद्धि का विकास उसके अंतर्गत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो जाता है। जैसे मान लो ये वाला मनोवैज्ञानिक हो गए या नोबेल पुरस्कार हो गए, उसके अंदर ये वाला बुद्धि ज्यादा होता है। आगे की बात करते हैं तो देशिक बुद्धि यानी स्पेशियल बुद्धि की बात कर रहा है। ये क्या किस प्रकार का बुद्धि है? तो ये बुद्धि होती है ना कि किसी बिंब को, प्रतिबिंब को अपने दिमाग में कितना सही तरीके से आप बना पाते हो, वही होता है देशिक बुद्धि। मान लो आप कोई रास्ता पकड़ के जा रहे हो, पहली बार मतलब लंबा रास्ता तय कर रहे हो, तो आपके पास अगर देशिक बुद्धि है ना, तो आप दोबारा उस रास्ते से जाना होगा ना, तो आप बड़े ही सिंपल तरीके से चले जाओगे। ये बुद्धि या मुख्य तौर पे किनके पास रहेगी? या तो नाविक के पास रहेगी जो नदी में जहाज चलाते हैं, या एरोप्लेन जो चलाते हैं उनके पास रहेगी, है कि ना? आपके पास भी ये बुद्धि होगी। हो सकता है आप हमको पहली बार देखो, साल 2 साल बाद आपसे हम मिले तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये सर तो हमको पढ़ा रहे थे पहले। यानी आपके पास देशिक बुद्धि अधिक है, यानी कि आपका प्रतिबिंब बनाने की, दिमाग में बिंब बनाने की क्षमता वाला बुद्धि अधिक मात्रा में है, और वही होता है देशिक बुद्धि। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता होती है। यानी कि वो तो बिंब को पहले बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और जरूरत पड़ा तो उसको धरातल पे भी उतार सकते हैं। धरातल पे उतारने का मतलब प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं। कोई चीज देख लिया, मान लो कोई एरोप्लेन से जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन से जा रहा है, क्या होता है तो वो कहीं पर्वत देखता है, कहीं पहाड़ देखता है, कहीं कुछ कुछ देखता है, तो उसके अंदर ये वाला बुद्धि अधिक रहता है, तो उसका बिंब अपने दिमाग में बना लेता है। आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो क्या करेगा? अपने कंट्रोल रूम में फोन करेगा कि हाँ इस तरह इस रास्ते से हम लोग आए हैं, यहाँ पे ये चीजें देखने को मिली थी, ये चीजें देखने को मिली थी, तो आसानी से उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता है, जिससे उसका कंट्रोल रूम उससे कनेक्ट कर पाता है। तो देखो ये जैसे विमान चालक, नाव चालक, ये सब के पास ये वाला बुद्धि अधिक होता है, देशिक बुद्धि। उसके बाद बात करते हैं संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल बुद्धि। अब जिसके पास म्यूजिकल बुद्धि होगी ना, वो क्या करेगा? संगीतीय अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, उनका सर्जन करने तथा प्रहसन करने की क्षमता सांगीतीय योग्यता कहलाती है। यानी जिसके पास संगीतीय बुद्धि रहता है वो जल्दी किसी म्यूजिक को उत्पन्न कर लेता है, ठीक है, उसको उत्पन्न करता है, उससे गाना वगैरह बनाता है, फिर वो समाज में दे देता है कि लो भैया अब आप आराम से सुनो। तो वही है सांगीतीय अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, यानी कि अभिरचना को उत्पन्न करता है, यानी म्यूजिक वगैरह बना देता है, ठीक है, उसका सर्जन करता है, यानी उसका बढ़िया से निर्माण कर देता है। पहले तो बनाता है, फिर उसको परिमार्जन करता है, ठीक है, फिर प्रहसन करने की क्षमता, यानी दे देता है कि लो भैया सुनो अब हम तो बना दिए, उसको एक रिकॉर्ड में दे दिए, अब आपके सामने ये चला गया, आप बढ़िया से उसको सुनिए, ठीक है। तो ये योग्यता इसके अंदर आती है संगीतात्मक। ओके, आगे की बात करते हैं तो शारीरिक गति संवेदी, ये भी एक प्रकार की बुद्धि है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जिसके पास होती है ना, वो अपने शरीर को बड़ी शानदार तरीके से, अलग अलग तरीके से लोच कर लेता है। जैसे डांस करने वाले लोग हो गए, जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग हो गए, इनके पास ये वाला बुद्धि बहुत अधिक होती है। डांस करने में देख, बेली डांस लोग करता है, पता नहीं कैसे कैसे, अच्छा मतलब हिप हॉप और भी पता नहीं क्या क्या डांस करता है, वो किसके आधार पे? बॉडी गति संवेदी के आधार पे। तो ये भी डिपेंड करता है बुद्धि पे,
ठीक है, आपके शरीर में लोच है लेकिन बुद्धि है ये नहीं है तो कैसे कर पाइएगा, तो बुद्धि के आधार पर। तो किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक या एक से अधिक लोच तथा पेशीय गति कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी योग्यता कही जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, धावक जो होता है दौड़ता है उसमें भी तो ये शारीरिक गति संवेदता अधिक होती है। नर्तक जो होता है नाचता गाता है, डांस करता है, बेली डांस करे, हिप हॉप करे या अंग्रेजी वाला करे, कोई भी करे तो उसके अंदर ये वाला रहता है। अभिनेता रहता है उसके अंदर भी रहता है, अभिनेत्री हो उसके अंदर भी, खिलाड़ी हो गया, जिम्नास्ट हो गया आदि, नाविक या मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, इन सब के अंदर ये वाला बुद्धि अच्छे से पाई जाएगी। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग, आगे की बात करें तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, तो इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के जो संवेग होते हैं, बुद्धि होता है, ठीक है, उनके भावनाओं व्यवहारों आदि का सही ज्ञान कर पाता है, समझ पाता है। जैसे दूसरे व्यक्ति को समझना, उसके भावनाओं को, उसके बुद्धि को, इन सब को समझना, उसको अपने एक तरह से अभिप्रेरणा के तौर पे अपने अंदर लेना। अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप बढ़िया से समझते हो तो आप उसको समझ पाओगे, उसके भावनाओं को, तो उसी के अनुसार तो आप उसके साथ व्यवहार करोगे। तो ये बुद्धि किस पे डिपेंड करता है, अंतर वैयक्तिक। ठीक है, इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों को सही बोध करते हुए उसके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गया, किसी रोगी का इलाज करेगा तो पहले तो उसके बारे में समझेगा, ठीक है, समझने के उपरांत क्या करेगा, तो वो समझने के उपरांत क्या करेगा, तो उसका इलाज करेगा, कि मानसिक दशा को समझेगा, फिर उसी के अनुसार व्यवहार करेगा ताकि कि सही दिशा में इलाज किया जा सके। परामर्शदाता होता है जो आपको किसी बात पे परामर्श देता है, तो देने से पहले आपके बारे में समझेगा, जानेगा, पहचानेगा आपको, तभी तो आपके बारे में कोई परामर्श दे पाएगा कि आप क्या कर पाइएगा क्या ना कर पाइएगा। ठीक है, राजनीतिज्ञ होता है, समझो गांव गांव जाके बड़ी बढ़िया से अपने वोटर को पहचानता है और उसको अपने ओर कन्वर्ट कर लेता है। ये वाला बुद्धि उन लोगों के पास ज्यादा रहता है। एक होता है अंतर्वैयक्तिक, वो अंतरा व्यक्ति है, ठीक है, ये है अंतर व्यक्ति। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम अपने बुद्धि को, अपने इमोशंस को, अपनी कमजोरियों को, अपनी अच्छाइयों को बढ़िया से समझते हैं और उसी के अनुसार समझने के बाद उस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो वही होता है, ये अपने आप को समझने वाली बात है, ये दूसरों को समझने वाली बात है। तो इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति अपनी शक्ति, कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। यानी पहले अपने कमजोरियों और अच्छाइयों को जानता है और उसी आधार पर समाज के साथ संबंध स्थापित करता है, अच्छा या बुरा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, दार्शनिक जो होता है वो अपने आप को बढ़िया से जानता है, आध्यात्मिक नेता होता है ये भी अपने आप को अच्छे से जानता है, और लास्ट वाला हो जाता है प्रकृतिवादी। जो प्रकृतिवादी बुद्धि किसी के पास होती है तो प्रकृति को बढ़िया से अच्छा से समझता है और उसी के आधार पे प्रकृति के अनुसार ही चलता है और अपना जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करना रहता है वो प्राकृतिक तरीके से ही करता है। जैसे शिकारी हो गया, प्रकृति को कितना बढ़िया से समझता है, चिड़िया को शिकार करने के लिए चिड़ियों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलेगा, मतलब उसी अनुसार उनका शिकार करेगा। उसको बुलाएगा अपने पास किसी तरीके से या उनके पास किसी तरीके से जाके जाल में फंसा के फिर क्या करता है, शिकार कर लेता है। तो देखो, इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञता से है। मतलब हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं वो डिपेंड करता है प्रकृतिवादी बुद्धि पे। जैसे शिकारी हो गया, किसान हो गया, पर्यटक हो गया, प्राणी विज्ञानी हो गया, वनस्पति विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ओके, आगे अब बात कर लेते हैं स्थितिवाद क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन लगभग इंपोर्टेंट था, वो समाप्त हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, स्थितिवाद क्या होता है, तो देखो स्थितिवाद सिचुएनिज्म क्या होता है। सिचुएनिज्म का मतलब इसमें यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है।
एक व्यक्ति जो सामान्यतः आक्रामक प्रवृत्ति का होता है, अपने सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति में वह बहुत विनम्र व्यवहार करता है। कभी कभी क्या होता है, तो स्थिति का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तित्व रखने वाले लोगों का व्यवहार लगभग समान होता है। यानी सीधा कहने का मतलब है, स्थिति हमें कोई कार्य कराने पे मजबूर कर देती है। ठीक है, मान लो आप कोई बड़ी अधिकारी के सामने हो, आप गुस्सैल हो, फिर भी उसके सामने जब रहोगे तो आप विनम्र व्यवहार करोगे। वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपके व्यवहार पे। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।